Hello friends, welcome to your channel, and today we'll be talk about a new chapter for political of planet डेवलपमेंट यानी नियोजित विकास की राजनीति के बारे में बात करेंगे कि नियोजित विकास किस तरीके से है, हमारा प्लानेट किस तरीके से किया गया था, उस संबंध में हम राजनीति से संबंधित बातों को देखेंगे। तो हम इसमें देखते हैं कि जो हमारे राजनीतिक फैसले किस तरीके के थे और हमने विकास किस तरीके से किया गया था, तो इस चैप्टर में हम उसके बारे में बात करेंगे। हमने पिछले चैप्टरों में पढ़ा था कि जो स्वतंत्र भारत में जो कैसे राष्ट्र निर्माण हुआ था, फिर डेमोक्रेसी को कैसे कायम रखा गया था यानी लोकतंत्र को। तो उस तरीके से आज हम तीसरी चुनौती के बारे में बात करेंगे। तीसरी चुनौती ये थी कि हम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे और प्लानिंग कैसे करेंगे, उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज इस चैप्टर में करेंगे। तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा जो अध्याय 3 है उसको शुरू करते हैं। और इसमें क्या दे रखा है कि जो राजनीतिक फैसले और विकास कैसे लिए गए थे। अगर हम देखें तो जो इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेशकों के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण राज्य था। आपको पता है कि जो भारत है, उड़ीसा हमारा जो पूर्ववर्ती दिशा की तरफ पड़ता है, उत्तर और पूर्व के जो इस भाग में पड़ता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी हिस्से में पड़ता है। तो इसमें हमने क्या देखा था, उड़ीसा एक महत्वपूर्ण था जहाँ पर लोहे जो अयस्क था उसके विशाल भंडार थे। तो अभी तक इसका दोहन हुआ नहीं था और लोहे अयस्क एक तरीके से अप्रत्याशित मांग को बुलाना चाहता, यानी हम जो लोहा इस्पात है उसको और अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से निर्माण कर सकते थे। इसलिए हमने क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां थी उनके बारे में हमने क्या देखा, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इस्पात निर्माण के लिए हमने आमंत्रित की भारत में। और राष्ट्रीय स्तर के भी जो इस्पात निर्माण यानी स्टील प्लांट लगाने वाले थे, स्टील के प्लांट लगाने वालों को भी हमने क्या है आमंत्रित किया और इस पर हमने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी करवा लिए। लेकिन समस्या यहाँ नहीं थी, क्योंकि जो राज्य के लिए जरूरी पूंजी का निवेश करना था, चाहे रोजगार के अवसर हो, तो राज्य भी ये चाहता था कि अगर यहाँ पर यानी ओडिशा के अंदर अगर कोई भी प्लांट लगेंगे, स्टील प्लांट लगेंगे तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्र था वो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र था, यानी आदिवासी बहुल्य जिले थे। और आदिवासियों को ये डर था कि कहीं ना कहीं हमारी ज़मीन ना छीन जाए, क्योंकि उद्योग लगेंगे तो उनका घर बार छूट जाएगा। और इसके अलावा जो पर्यावरणविद थे यानी पर्यावरण के संरक्षण करने वाले, उन्हें भी भय ये था कि यहाँ पर अगर प्लांट लग जाएगा तो क्या होगा कि पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत से बड़ी चुनौती थी कि अब इसकी अनुमति दें या ना दें। अगर एक बुरी मिसाल होगी और देश में निवेश में बाधा पहुंचेगी, अगर मान लीजिए कि ये प्लांट नहीं लगा गया तो क्या होगा कि एक मैसेज जाएगा कि वहाँ पर विदेशियों ने निवेश करना चाहता और स्थानीय लोगों ने विरोध किया, तो भारत की छवि खराब हो सकती थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हम कई तरह के हित सक्रिय थे। अब क्या आप इन हितों को पहचान सकते हैं, यानी हित ये था, इंटरेस्ट की बात हो रही है कि किस तरीके से थे। अब जो आदिवासी थे उनको भी अपना डर जायज़ था और सरकार को भी अपना डर जायज़ था। तो उड़ीसा के संबंध में एक तरीके से थ्रेट अपने को देखने को मिल रहा था, स्थानीय लोगों के द्वारा जो विरोध किया जा रहा था उसके रूप में। अब देखते हैं राजनीतिक टकराव किस तरीके से था। अगर हम इन सवाल का कोई जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन अपने ये देखते हैं कि सामाजिक हितों को दूर, अगर हम सामाजिक हितों को दूर करके आर्थिक हित कैसे साध सकते हैं, यानी सामाजिक हित का मतलब यह है कि हम समाज को दरकिनार कैसे करके अपने हित साध सकते हैं, यानी मौजूदा जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी के जो हम हितों की जो हित है हमारे, उनकी लाभ हानि की तुलना को कैसे मापना पड़ सकता है। अगर हम देखें लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए, यानी आपको आर्थिक हितों और सामाजिक हितों में से किसे चुनना है, तो ऐसे फैसले है जो वो जनता द्वारा ही लिए जाने चाहिए। अब लोकतंत्र में तो जनता ही लेगी, विशेषज्ञों ने स्वीकृति की मोहर भी लगनी चाहिए, यानी जो एक्सपर्ट है वो निर्धारित करे कि जब ऐसा मामला आ जाए जहां पर अगर हम देखें कि हमें आर्थिक हित साधने है या सामाजिक हित, तो वहां पर विशेषज्ञों की राय लेना भी आवश्यक होती है। चलिए हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से है। एक दृश्य दिखाया गया है जिसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर एक ओडिशा ग्रामीण क्षेत्रों में जो विरोध हुआ था, ये एक
भुवनेश्वर में जगत सिंह जिले में एक प्रस्तावित पॉक्सो इंडिया जो स्टील प्लांट है उसके बारे में कुछ विस्थापन के शिकार हुए लोग, एक कोरियाई कंपनी आई थी तो उसका विरोध कर रहे थे। ये कोरियाई कंपनी आई थी उसका विरोध कर रहे थे और उसके दफ्तर के सामने ये मांग कर रहे थे कि जो आपने आज से 1 साल पहले जो आपका एग्रीमेंट हुआ है उसके हस्ताक्षर आपने जो किए थे उसे रद्द किया जाए। और इसके अलावा छोटे छोटे गाँव थे वहाँ पर भी इस तरीके से स्त्री पुरुष विरोध कर रहे थे और वो देख रहे थे कि ऐसे जो प्लांट है वो ना लगाए जाएं जिससे कि हमारे जनजीवन प्रभावित हो। तो एक तरीके से सरकार को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा था और सरकार के सामने भी चैलेंजेस थे किस तरीके से थे। अगर हम देखें कि आज़ादी के बाद में अगर देखें तो भारत में कई फैसले जो थे बड़े लेने पड़े थे। हम इन फैसलों के बारे में देखते हैं कि आर्थिक विकास का एक मॉडल कहें या विजन कहें तो बंधे हुए थे। यानी हमारे सामने ये था कि भारत के विकास के लिए आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही जरूरी थे। यानी आर्थिक और सामाजिक दोनों न्याय हमें साधने जरूरी थे। हम उद्योगपतियों और किसानों दोनों का भरोसा नहीं तोड़ सकते थे, ना ही उन्हें बीच में छोड़ सकते थे। तो ये बहुत बड़ी सरकार को इस मसले में प्रमुख भूमिका निभानी थी कि वो सामाजिक न्याय को भी कैसे सरोकार रखते हैं और आर्थिक न्याय को भी कैसे रखते हैं। यानी हमने डेवलपमेंट भी करना है और समाज को भी साथ रखना है। तो इस तरीके से सरकार के सामने बहुत बड़ी चैलेंजेस थे। और इसके बाद हम देखें अगर पूरे भारत को एक योजना कैसे बनाई जाए ताकि डेवलपमेंट हो सके। यानी केंद्रीय संगठन ये चाहता था कि हम भारत को एक किस योजना के तहत हम विकास के मार्ग पर ले जाएं। तो सरकार के लिए महत्वपूर्ण उद्योग व्यवसाय खुद चलाने चाहिए या निजी यात्रों में देना चाहिए। इस तरीके से बहुत से प्रश्न थे जो उनके सामने खड़े थे और सबसे बड़ी सूरत उनकी सामाजिक न्याय को लेकर जितना जोर देना भी उचित होगा। यानी यहाँ कहा गया है कि अगर हम विकास करना है तो क्या हमें सामाजिक न्याय को भी आगे रखना चाहिए। देखो सामाजिक न्याय किसे कहते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब है कि जो गरीब पिछड़े वर्ग है उनको भी क्या है साथ लेके चलना। जबकि आर्थिक में होता है कि बड़े उद्योगपतियों के हितों को ही ध्यान रखा जाता है, जबकि सामाजिक में सारे समाज के हितों को ध्यान रखा जाता है। इस संबंध में कई संगठन भी बने हुए हैं। जैसे एक संगठन की बात करते हैं, भी संगठन है वामपंथी और दक्षिणपंथी क्या होते हैं। देखिए जी, वामपंथी और दक्षिणपंथी राजनीतिक दल है जिनके अपने अपने समूह हैं और अपने अपने हित है। अगर हम देखें वामपंथी और दक्षिणपंथी रुझानों वाली विचारधारा होती है। एक विचारधारा है, कुछ लोग दक्षिणपंथ की मानते हैं, कुछ लोग वामपंथ मानते हैं। यानी अंग्रेजी में इसे कह सकते हैं लेफ्ट विंग एंड राइट विंग कह सकते हैं। तो एक तरीके से ये विचारधारा आइडियोलॉजिकल अपने कह सकते हैं इनकी आइडियोलॉजी से संबंधित है। यानी इनकी विचारधारा कि जो लेफ्ट को मानते हैं या कैपिटलिस्ट को मानते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर हम देखने को मिलते हैं कि जो गरीब होते हैं, अगर हम देखें जो गरीब और पिछड़े जनसमूह की तरफदारी करते हैं, इन तबकों को फायदा पहुंचाने की बात करते हैं, सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं, ऐसे लोग अगर हम देखें तो वो वामपंथी कहलाते हैं। और दक्षिणपंथ में हम उन लोगों को शामिल करते हैं जो खुली प्रतिस्पर्धा रखते हैं, बाजार मूल्य अर्थव्यवस्था के बारे में प्रगति चाहते हैं और अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप चाहते हैं। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो दक्षिणपंथी वो है कि जिसमें सरकार का हस्तक्षेप ना हो, खुली बाजार व्यवस्था हो और इसमें केवल आगे बढ़ने से ही मतलब है। यानी खुद के हितों को ही सर्वोपरि रखा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि 1960 के जो दशक था उसमें कौन कौन से राजनीतिक दल वामपंथी थे और कौन से दक्षिणपंथी थे। जैसे कांग्रेस की क्या विचारधारा है और बीजेपी की क्या विचारधारा है, बसपा की क्या विचारधारा है, इन सब के बारे में आप डिस्कशन चिंतन व मनन जरूर करें। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि इस चैप्टर में आगे क्या दिखाया गया है। इसमें हम आगे बात करें तो जो सवाल ये था कि जो टकराव हो रहे थे आज तक जारी है। जब उस समय के जो सवाल थे आज तक भी टकराव जारी है। अगर हम इसमें देखें कि अधिकतर मसलों पर राजनीतिक रूप से कोई फैसला लेना ही था और राजनीतिक दलों ने सलाह मशवरा करना भी जरूरी था और साथ ही राजनीतिक स्वीकृति भी हासिल करना जरूरी था। इसी कारण भारत के राजनीति के इतिहास को जानने के लिए हमें विकास के कथाक्रम को पढ़ना जरूरी है कि हमने ये देखना कि उस समय हमने कैसे फैसले लिए थे और किस तरीके से लिए। इसके लिए हमें इतिहास में जानना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि विचारधाराएं किस तरीके थी, विकास की क्या धारणाएं थी, उसको लेकर हम देखते हैं कि किस तरीके से क्या धारणाएं थी उस समय भारत की राजनीति में। तो
तो हम देखते हैं अक्सर इन टकरावों के पीछे विकास की अवधारणाओं का हाथ होता है। यानी उड़ीसा का ही अगर हम उदाहरण ले तो हम देखते हैं कि इस इतना कह देने भर से बात नहीं बनती है कि कोई विकास चाहता है या नहीं चाहता। विकास का अर्थ सभी के लिए अलग अलग होता है। देखिए, जो आदिवासी थे उनके लिए विकास अलग तरीके से अर्थ था और जो उद्योगपति थे उनके लिए अलग था। उद्योगपति कहते थे कि यहाँ के स्टील प्लांट लगेगा तो उससे क्या है, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के अंदर जागरूकता आएगी, सुविधाएं मिलेगी। और जब उद्योगपति शहरी उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा, स्टील प्लांट प्रस्तावित होगा तो सभी का विकास होगा। जबकि आदिवासियों का ये था कि अगर ये लग जाएगा तो हम अपना घर बार छोड़कर कहाँ जाएंगे, कहाँ पर रहेंगे, यानी अपने जीवन यापन की समस्याएं भी जुड़ रहे थे। यानी वो इस मोल पर नहीं देना चाहते थे कि उन्हें घर बार छोड़ना पड़े। तो आज़ादी के बाद हम पहले दशक में इस सवाल को खूब बहसें हुई, काफ़ी डिस्कशन हुआ, काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी डिबेट हुई। बहुत से लोग ये चाहते थे, अगर हम देखें, लोग इस बात के लिए थे कि पश्चिमी हवाला देते थे कि देखो पश्चिम यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने विकास किया है तो उन्होंने आर्थिक हितों को ऊपर रखा है, सामाजिक हितों को अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। तो लोग इस तरीके से मानते थे कि अगर हमने मॉडल यानी आधुनिक होना है तो हमें पश्चिमी उद्योगों की तरह बनना पड़ेगा। ऐसा माना जाता था कि पश्चिमी मुल्कों की तरह ही हर देश को आधुनिकीकरण के जो प्रक्रिया उससे गुजरना पड़ेगा। यानी हमारे सामने उस समय ये मॉडल था कि अगर हमने डेवलप्ड नेशन बनना है, यानी हमने एक विकसित राष्ट्र बनना है, तो हमें वेस्टर्न की जो आइडियोलॉजी है, वेस्टर्न की तरह से हमने सोचना पड़ेगा। लेकिन एक तरीके से यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भारत में उदाहरण थोड़ा सा अलग है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवाद, उदारवाद का उदय हुआ। इसी तरह के हम देखते हैं कि देशों को भी यह मानना होगा कि आधुनिकीकरण की समृद्धि, भौतिक प्रकृति, विज्ञान, तर्क बुद्धि, पर्यायवाची माना जाता है कि अगर आपने डेवलपमेंट नेशन बनना है तो मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा और जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना पड़ेगा। साइंटिफिक आपको लॉजिकल तरीके से बात करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको बात रखनी, तभी आप एक विकसित डेवलप्ड नेशन बन सकते हो डेवलपिंग नेशन से। अगर हम देखें अविकसित बताकर उसके बारे में अपनी बातें कहते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत के, अगर हम उस समय आज़ादी के समय भारत के सामने दो ही मॉडल थे, यानी पूरी दुनिया के सामने उस समय दो मॉडल चल रहे थे। एक था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था जिसे लिबरल्स एंड कैपिटलिस्ट मॉडल कह सकते हैं, और दूसरा जो कैपिटलिस्ट मॉडल था वो यूरोप के अधिकतर देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए वगैरह में ये अपनाया गया था, पूंजीवादी मॉडल। अब इस पूंजीवादी मॉडल को ऐसे समझिए, पूंजीवादी मॉडल वो होता है जहां पर लोगों के हितों से ज़्यादा आर्थिक हितों को ध्यान में रखा जाता है, यानी जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं उनके हितों को रखा जाता आगे, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरा मॉडल की बात करें तो दूसरा मॉडल था सोवियत संघ का, जिसमें साम्यवादी मॉडल कहा जाता है, इंग्लिश में हम कम्युनिस्ट मॉडल कहते हैं, कम्युनिस्ट मॉडल की बात करते हैं इस तरीके से। और जो हमारा दूसरा मॉडल था वो था सोवियत संघ का, जिसमें साम्यवादी या कम्युनिस्ट मॉडल भी कहते थे। और इस मॉडल से भारतीय राजनीति के जो नेता थे वो प्रभावित थे। यहाँ पर भारतीय साम्यवादी यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं बल्कि जो सोशलिस्ट पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, वो भी इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। यानी वो भी चाहते थे कि जो भारत का मॉडल हो वो साम्यवाद पर आधारित हो। और हालांकि देखिए अमेरिकी तर्ज का जो विकास है उसके परोकार बहुत कम थे, यानी अमेरिका वाला जो मॉडल था उसको कम लोग मानते थे, क्योंकि भारत के राजनेता ये मानते थे कि हम नए नए आज़ाद हुए हैं, इसीलिए हमें विकास जो करवाना है उसकी बागडोर हमें अपने हाथों में लेनी होगी, हम निजी क्षेत्रों में नहीं छोड़ सकते हैं अगर हमने विकास करना है। क्योंकि अगर देखें जब हम आज़ाद हुए थे उस समय भारत में अंग्रेजी सरकार थी यानी ब्रिटानिया सरकार थी, और वहाँ पर भी अगर हम देखें तो उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी यानी पूंजीवादी आइडियोलॉजी थी। और हम कभी नहीं चाहते थे कि हम अंग्रेजों की इस आइडियोलॉजी को माने, हम बिल्कुल ये हमने ये प्रण ले रखा था कि हम गरीबी को मिटाने के लिए जितना हो सकता है उतना कार्य करेंगे जिससे गरीबी मिटाई जा सके। और हमारा जो नेताएं थे उनके साथ हमने ये भी बात तय कर ली थी कि हमारा जो दौर होगा वो सबसे अलग होगा, हमने कृषि पर भी ध्यान देना है और गरीबी क्षेत्र को भी ध्यान देना ताकि हमने गरीबी मिटाई जा सके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमने साम्यवाद से थोड़ा ज़्यादा प्रभावित थे। अब इसके बाद में हम
ये देखते हैं कि योजना आयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। योजना क्या है, प्लानिंग जो योजना है, प्लानिंग कमीशन किस तरीके से, उसके बारे में। तो भारत ने क्या किया, गरीबी दूर करने के लिए प्लानिंग कमीशन की व्यवस्था की गई थी। इसमें क्या था, इसमें हमने ये देखा कि जो हमने पहली बुक थी भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार, उसमें हमने ये देखा था कि योजना आयोग का जिक्र आया था या नहीं आया था, क्योंकि अब बात आती है कि ये मूल संविधान में नहीं थी। ध्यान रखना जी, ये मूल संविधान में नहीं थी और योजना आयोग को हमने बाद में लागू किया था। इसे हमने 1950 संविधान बनने के बाद में हमने सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए अपने संविधान में जोड़ा गया था और मंत्रिमंडल ने इसे मंजूर कर दिया था। इसमें हमने देखा है कि भारत के संविधान में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व की है, यानी फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उनके बारे में अपने विशेष रूप से देखा गया है। अगर हम देखते हैं कि लोगों के जीवन से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बारे में बात की गई है, तो उसको हमने योजना आयोग के तहत जोड़ा। और इसके बाद में हमने ये देखा कि स्त्री और पुरुष सभी जो नागरिक होंगे उनके आजीविका के प्राप्त संसाधनों को बराबर अधिकार होंगे। और उसके बाद में समुदाय के भौतिक संसाधनों को जो मलिकियत है और नियंत्रण है उसका तरह समान बंटवारा होगा, यानी सभी को एक जैसी चीज मिलेगी। और अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादों का साधन एक आध जगह केंद्रित हो जाए, यानी ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति के अधीन हो जाए, उसका सभी में बांटा जाएगा, यानी सभी को समान अवसर दिया जाएगा। ये हमारे मूल अधिकारों में भी है और नीति निर्देशक तत्वों में, जिसके बारे में अपने संविधान में लिखा हुआ है। आगे हम चर्चा करते हैं कि नियोजन क्या है। नियोजन के बारे में देखते हैं कि नियोजन किस तरीके से हो सकता है, यानी नियोजन प्लानिंग किस तरीके से, प्लानेट किस तरीके से हो सकता है। अगर हम मतभेदों के बावजूद बिंदुओं को सभी सहमत थे कि जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां थी वो एक बात से सहमत थे कि काम निजी हाथों में नहीं देंगे, यानी सरकार को खुद खाका तैयार करना पड़ेगा। और हमने 1940 और 50 के दशक में आते हुए पूरे विश्व में जन समर्थन हासिल किया था और हमने यूरोप की महामंदी का शिकार होते भी कुछ सबक सीखा था। और जापान और जर्मनी के युद्ध में जो भीषण युद्ध हुआ था उसमें विभीषिका को झेलने के बाद हमने भी ये देखा कि सोवियत संघ ने 1930 व 40 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच में शानदार आर्थिक प्रगति की थी और सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में थी। यानी सभी को ये पता था कि अगर आपने डेवलपमेंट नेशन बनना है, यानी आपने प्रगति करनी है, तो आपको नियोजन करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी इस तरीके से। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो योजना आयोग है उसका आकस्मिक आविष्कार नहीं हुआ था, यानी प्लानिंग कमीशन का आकस्मिक एक तरीके से आविष्कार नहीं हुआ था, बल्कि हमने बड़ी ही दिलचस्पी और बड़े ही ध्यानपूर्वक हमने देखा था। और हमने निजी निवेश होता क्या, आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि निजी निवेश मसलन उद्योगपति जो है, बड़े उद्योगपति हैं, नियोजन के पक्ष में नहीं होते हैं, वे खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं, यानी सरकारी पक्ष में नहीं होते। लेकिन भारत के संबंध में कुछ अलग था। जो भारत के व्यापारी थे 1944 में उद्योगपति सबके एकजुट होते हैं और उन्होंने ये कहा कि नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का संयुक्त प्रस्ताव रखा, यानी भारत सरकार को कहा कि आप नियोजित अर्थव्यवस्था चलाइए, हम आपके साथ हैं। और इसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। तो आपसे अगर पूछे कि बॉम्बे प्लान क्या था, ये 1944 में उद्योगपतियों द्वारा एकत्रित हुए थे और भारत सरकार के सामने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का प्लान प्रस्तुत किया था, प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो इसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है जी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो चाहे दक्षिणपंथी हो चाहे वामपंथी हो, सभी लोग चाहते थे कि उस समय जो देश का निर्माण हो वो निजी हाथों में ना जाके सरकारी हाथों में ही रहे। भारत की आज़ादी में योजना आयोग अस्तित्व में आया, आज़ादी के बाद में आया और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे भारत के प्रधानमंत्रियों को बनाया गया था, क्योंकि एक बड़े व्यक्ति की भूमिका होना अति आवश्यक थी। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से क्या क्या भूमिका थी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि केंद्रीय भूमिका सबसे प्रभावशाली दिखाई दे रही थी। जैसे अगर हम बात करें, भारत है, ये भारत ने केंद्रों को प्लान बांटने थे, तो इसमें केंद्र की भूमिका होना बहुत आवश्यक था। तो इसमें केंद्र की भूमिका था, इसलिए योजना आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे प्रधानमंत्री। अब हम बात करते हैं कि शुरुआती कदम किस तरीके के थे, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं।
अगर हम शुरुआती कदमों के बारे में देखें तो डिस्कशन करें तो सोवियत संघ की तरह ही भारत में भी योजना आयोग पंचवर्षीय योजना थी, 5 ईयर प्लानिंग थी। हमने भी ये ऑप्शन चुना कि हम 5-5 साल से योजना बनाएंगे। एक सीधा साधा विचार था और उसका एक दस्तावेज तैयार करते थे। 5 साल की आमदनी और खर्च का ब्यौरा होगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये 5 ईयर प्लान था जो हमने लेना था और ये प्रभावित किससे था? पूर्व सोवियत संघ से। ध्यान रखना, पंचवर्षीय योजना हमने पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। अब इसमें हमने ये देखा कि योजना के अनुसार हमने केंद्र व राज्य सरकारों में बजट का बंटवारा 2 हिस्सों में किया जाएगा और एक हिस्सा गैर योजना व्यय होगा और इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दैनिक मदों का खर्च होगा, यानी जो दैनिक विषय होंगे, जो डेली सब्जेक्ट है उन पर होगा। आय व्यय का खर्चा होगा, उसमें ये देखा प्राथमिकताएं दी जाएंगी और इसे 5 वर्ष साल की अवधि के लिए खर्च करना था। पंचवर्षीय योजना पर अमल करने से का यह फायदा था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होगी और यह अर्थव्यवस्था एक लंबी अवधि के लिए हस्तक्षेप कर सकती थी। यानी कह सकते हैं कि सरकार के सामने 5 वर्ष जब उन्होंने टारगेट रखा, मान लीजिए कि उन्होंने टारगेट रखा कि हमने इसको अचीव करना है, तो उनके सामने क्या था? एक प्लान था कि हमने 5 वर्ष में ये करना है। तो एक सीधी सादी दिशा थी जिसको पूरा 5 वर्षीय योजना काल से किया जा सकता था, पंचवर्षीय योजना से किया जा सकता था। हमें दिखाया जाता है कि हमने 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार कर लिया था और साल के नवंबर में योजना वास्तविक दस्तावेज भी जारी कर दिए गए थे और गहमा गहमी का माहौल पैदा हो गया था। जीवन के हर क्षेत्र में, मसलन बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी, गैर सरकारी कर्मचारी, उद्योगपति, किसान, राजनेता आदि ने भी योजना के जो योजना आयोग के दस्तावेज थे उनके बारे में हम व्यापक बहस मुहिम चलाई थी। लोगों ने कुछ ने क्रिटिसाइज किया, कुछ ने अप्रिशिएट किया, इस तरीके से चलाया गया था। गहमा गहमी पैदा हो गई और 1956 से चालू दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो अपनी ये बहस जो चरम पर पहुंच गई थी। अगर पंचवर्षीय योजना अपने चरम पर थी और 1961 में तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय माहौल जारी रहा था और चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 में आई थी। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 1951-52 में शुरू हुई थी और उसके बाद में 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना, 1961 में तीसरी पंचवर्षीय योजना, 1966 में चौथी पंचवर्षीय योजना चालू हो गई थी, शुरू हो गई थी। और इस तरीके से हम देखते हैं कि नियोजन का न्यायपन एक हद तक मंद पड़ गया था। यानी कोई भी कार्य शुरू में तेजी से होता है और बीच में मंद पड़ता है, तो धीरे धीरे ये मंद पड़ना शुरू हो गया था और हमने पंचवर्षीय योजना को थोड़ी देर का विराम देने का फैसला किया था। हम चाहते थे कि इसको थोड़ा विराम दिए जाए। हालांकि इन योजनाओं की प्राथमिकता और प्रक्रिया और लेकर अनेक आलोचना भी हुई थी कि ये शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी, इसको बंद कर देना चाहिए था। इसको लेके भी कई लोगों में आलोचना की गई थी। लेकिन इस वक्त भारत के लिए आर्थिक विकास बुनियादी पड़ चुका था। यानी भारत में अब एक आर्थिक विकास की बुनियाद बनना शुरू हो गई थी। यानी जो पंचवर्षीय योजना थी उस प्लान के फायदे अपने को मिलने शुरू हो गए थे। तो हम चर्चा करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में भी, उसमें क्या था। तो पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। इसका कार्यकाल 1951 से 56 तक रहता है और इसमें कोशिश की गई थी कि हमने गरीबी की मकड़ जाल से किस तरीके से निकला जा सके और इसके लिए हमने जुटे विशेषज्ञों में के.एन. राज के बारे में बात करते हैं, कामराज जी के बारे में बात करते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्री और दलील दी थी कि अगले 2 दशक तक भारत अपने चाल धीमी रखनी होगी। उन्होंने कहा था कि स्टार्टिंग में अपनी जो पंचवर्षीय योजना है उनकी चाल धीमी रखनी होगी क्योंकि तेज रफ्तार विकास अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। भी अचानक तेज विकास अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। तो हमने पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर कृषि पर था हमारा और इसी योजना के अंतर्गत बांध, सिंचाई, निवेश आदि के क्षेत्र में हमने महत्वपूर्ण देखा था। हमने कृषि क्षेत्र में गहरी मार लगी थी और इसी तरीके से हमने इस क्षेत्र में निवेश करना चाहा था और हम चाहते थे कि भारत में जो भाखड़ा नांगल जैसी विशाल योजनाएं शुरू हो और हमने शुरू भी की थी। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत हमने शुरू की थी और हम इस तरीके से देखते हैं कि जो मौजूदा कृषि है, विकास है, उसमें सबसे बड़ी बाधा पहुंचती है। इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया था कि जब भूमि उन्नत किस्म की खेती होगी तो वहां पर भी पैदावार भी अच्छी होगी। तो हमने योजनाकारों ने बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय को हासिल करना चाहते थे और तभी हमने ये देखा कि हम 1950 के दशक में खर्चा के स्तर को नीचे रखना होगा। यानी हमने खर्चा कम करना होगा और कमाई अधिक करनी होगी। इस तरीके से हम बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से हमने मौजूदा जो पूंजी
भंडार था वो हमारे पास कम था, रोजगार के अवसर कम थे, काबिल लोग कम थे। और इसी बीच हम देखें लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी। लेकिन बचत की अगर हम बात करें आगे की, तो इसमें शुरुआत में कहीं ज़्यादा बचत की उम्मीद थी और बीते दिनों में 1960 के दशक में जलकर 1970 के दशक में शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा लगातार कमी आती गई। यानी शुरू में बढ़ी और उसके बाद में 60 से 70 के आते आते इस तरीके से ग्राफ गिरना शुरू हो गया था। तो ये माहौल था उस समय का। अब हम बात कर रहे हैं कि औद्योगिकरण का किस तरीके से रफ्तार कैसे पकड़ी थी। औद्योगिकरण की रफ्तार के बारे में बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। देखिए पहले ही जो कृषि और गरीबी पर जोर दिया गया था, दूसरी जो थी वो कृषि पर जोर दिया गया था। और महाल नोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों ने योजनाएं बनानी, एक टोली ने एक योजना तैयार की और उन्होंने ये कहा, मूल मंत्र यही था कि हम किस तरीके से औद्योगिकरण को रफ्तार दे सकते हैं। लेकिन दूसरी जो योजना थी उसमें कोशिश तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी और हर संभव प्रयास किया गया था, हर बदलाव किया गया था कि हम उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया था। अब हमने ये देखा कि जो हम आयात करते थे उस पर हमने भारी शुल्क लगा दिया। इसलिए हमने क्या किया, बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी, संचार जैसे उद्योगों में सार्वजनिक विकसित किया जा सके, इसीलिए हमने क्या किया, आयात पर हमने बड़ा टैक्स लगा दिया था। और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में हम एक नया आयाम देखते हैं। और आगे चल के हम देखते हैं कि भारत की औद्योगिकी जो प्रौद्योगिकी है उसके लिहाज से हम पिछड़ा हुआ था, क्योंकि भारत में उस समय इंडस्ट्री नहीं थी और बहुमूल्य विदेशी भंडार भी नहीं था, बहुत कमी थी भारत के अंदर। यानी एक तो पैसे की किल्लत थी और ऊपर से भारत में प्रशिक्षित कोई व्यक्ति भी नहीं थे। तो भारत के सामने बहुत बड़ी चैलेंजेस थी उस समय के अंदर। अगर हम ये ग्राफ देखें तो इसमें देखो जो रेड कलर में दिखाई गई है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना है और जो ब्लू कलर में दिखाई गई है द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। तो कृषि और सामुदायिक विकास कार्यक्रम में हमने पहली योजना में 15.1% लगाया था और दूसरी पर हमने लगाया था 11.8, यानी कृषि और सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम थे उसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना में घट गए थे। इसके बाद अगर हम बात करें सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में हमने पहले 17% खर्च किया और बाद में हमने 10.1% खर्च किया। उद्योग और खनन हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में 7.6 किया, जबकि दूसरे पर हमने लगभग 2.5 गुना बढ़ा दिया था, यानी 18.5 पंचवर्षीय योजना में हमने बढ़ा दिया। तीसरा था परिवहन और संचार। हमने पहली पंचवर्षीय योजना में परिवहन के बारे में 23.6% खर्च किया था, वहीं हमने उसको बढ़ाकर दूसरी पंचवर्षीय योजना में 28.9% कर दिया था। इस तरीके से ऊर्जा पर हमने पहली पंचवर्षीय योजना में 11.1% खर्च किया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने उसको घटाकर ऊर्जा पर 8.9 कर दिया था। इसी तरीके से हमने सामाजिक सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि पर शुरू में हमने 22.6% खर्च किया, तो दूसरी बार हमने उसे घटाकर 19.7 कर दिया था। और जो हमारे अदर थे उसमें हमने शुरू में 3 था और बाद में 2.1 था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमने जो हमारा विकास का क्रम था वो कभी कम रहा, कभी ज़्यादा रहा था। इस तरीके से ये शुरू की 2 पंचवर्षीय योजनाएं हैं जिसके बारे में अपने बात की। अब बात आती है कि मुख्य विवाद क्या था, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए जी, विवाद क्या था। विवाद यह था कि शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीतियां अपनाई गई थी उस पर बड़े सवाल उठे और 2 सवाल जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे थे। वो सबसे पहला जो सवाल है वो है कृषि बनाम उद्योग, यानी हम कृषि को महत्व दें या उद्योगों को महत्व दें। यानी हम एक बड़े सवाल से पहले परिचित हो चुके हैं कि भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग के बीच में किस तरीके से तालमेल बिठाया जाए। तो ये बहुत बड़ी बात थी अगर उस समय की हम देखें। और हमने ज़्यादा संसाधन आने चाहिए। कईयों का तो मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था, यानी दूसरे में ये कृषि पर कैसे कम पैसे खर्च किए गए थे। योजना के दौरान उद्योगों पर अधिक जोर दिया गया। इस कारण खेती और ग्रामीण जो इलाके थे उनको गहरी चोट पहुंची थी। जैसी कुरमप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने तो एक वैकल्पिक योजना का खाका तैयार कर लिया, यानी अल्टरनेटिव प्लान इन्होंने तैयार कर लिया था। ये देखो गांधीवादी विचारधारा के लोग होंगे वो ग्रामीण क्षेत्र को अधिक सपोर्ट करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो सभी लोग अलग अलग विचारधाराएं रखने वाले थी और भारतीय लोक दल नामक एक पार्टी अलग बना दी, कांग्रेस में थी। इसके बाद उन्होंने अलग होकर एक अलग पार्टी बना दी थी। और औद्योगिक तबके के संबंध में हम देखते हैं कि उन्होंने किस कीमत पर
ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ेगी। यानी जब उद्योग लगेंगे तो इसका फायदा तो शहरी लोगों को होगा, ग्रामीण लोगों को तो इसका नुकसान ही होगा। इस तरीके से हमारे सामने चैलेंजेस बहुत बड़े थे और लोगों का सोचना था कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर को तेज किए बगैर गरीबी के मक्कड़ जाल से नहीं निकला जा सकता। यानी कुछ लोग ये समझते थे कि अगर जब तक उद्योग नहीं लगेंगे तब तक भारत से गरीबी नहीं जाएगी, इस तरीके से छुटकारा नहीं मिल सकता। और लोगों ने भी तर्क दिया था कि अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाना राजनीति अवश्य अपनाई जाएगी और भूमि सुधार, ग्रामीण निर्धनों, बीज संसाधनों बंटवारे, कानून आदि के लिए भी नियोजन, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की सिंचाई परियोजनाओं पर भारी खर्च करने की बात की गई थी। इस तरीके से हम देखते हैं सामाजिक और राजनीतिक ताकत ज़्यादा थी, तो दरअसल ये सफल नहीं हो पाई थी, क्योंकि जिनके पास पैसा था वो राजनीति में भी अपनी ताकत रखते थे। उन्होंने इस प्लान को सफल नहीं होने दिया, यानी सामाजिक न्याय को ज़्यादा सफल नहीं होने दिया। अब बात करते हैं दूसरा जो प्रश्न था, निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, यानी इसे प्राइवेट सेक्टर में दिया जाए या गवर्नमेंट सेक्टर में दिया जाए। तो हमारे सामने देखे दो जाने माने मॉडल थे। एक तो भारत ने उनमें से किसी को भी नहीं अपनाया, ना तो हम पूंजीवादी बने और ना ही हम निजी मतलब पूर्णतः निजी क्षेत्र को भरोसा कर सकते थे। भारत ने यह रास्ता नहीं अपनाया और भारत ने विकास को समाजवादी मॉडल नहीं अपनाया। उन्होंने निजी संपत्ति को खत्म कर दिया और हर तरह से उत्पादन राज्य का नियंत्रण था। और इस तरीके से हम देखते हैं कि मॉडल के कुछ बातों को लिया जाए तो हम मिले जुले रूप में देखते हैं, यानी हमने मिश्रण अर्थव्यवस्था का किया, हमने साम्यवादी व्यवस्था को भी अपनाया और पूंजीवादी व्यवस्था को भी अपनाने की प्रयास किया। इस तरीके से हम देखते हैं कि खेती में किसान, व्यापार, उद्योगों का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथों में रहा। यानी शुरू में ये कहा जाता है कि जो खेती, किसानी, व्यापार और उद्योगों का एक बड़ा भाग निजी हाथों में रहता है, यानी प्राइवेट सेक्टर में था, और राज्य अपने हाथ में भारी उद्योगों को ही रखा था, उसके आधारभूत प्रदान किया था। राज्य में व्यापार का नियमन किया जाता था और कृषि के क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप भी किए गए थे। ठीक है, बड़े बदलाव किए गए थे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जे.सी. कुमारप्पा कौन थे, जिसके बारे में अभी बात की थी। वो अर्थशास्त्री थे। असल नाम इनका था जी जे.सी. कॉर्नलियस था, और ये अर्थशास्त्री थे और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे, और इंग्लैंड और अमेरिका में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और महात्मा गांधी के अनुयायी थे, गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले थे और इन्हें आर्थिक नीतियों को लागू करना चाहते थे। इकोनॉमिक ऑफ द परफॉर्मेंस इन्होंने लेखक में योजना आयोग के सदस्यों के रूप में योजना प्रक्रिया में भी हिस्सा लिया था। इसके पहले हमने ये बात किया था कि विकेंद्रीकृत नियोजन क्या होता है। जरूरी नहीं है कि हर नियोजन केंद्रीकृत हो, यानी यहाँ पर एक बात की गई है, केंद्रीकृत होता है जहाँ पर सारा कंट्रोल केंद्र का हो, और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है उसका कंट्रोल कई हाथों में हो, तो वो विकेंद्रीकरण क्या होता है। ये विकेंद्रीकरण की परिभाषा है। और हमने क्या किया था, इसके बाद अगर हम देखें, केरल में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है, औद्योगिक आधार भी तुलनात्मक रूप से कमजोर रहा है। इसके बावजूद केरल में साक्षरता 100% है, आयु प्रतीक्षा भी बड़ी है, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जन्म दर भी कम है, और केरल के लोगों को कहीं ज़्यादा चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई गई थी। 1987 से 1991 के बीच में अगर हम देखें तो नव लोकतांत्रिक पहल नाम से एक अभियान चलाया गया था, जिसके अंतर्गत विकास के अभियान चलाए गए थे, जिसमें विज्ञान और पर्यावरण के बारे में 100% साक्षरता का अभियान चलाया गया था। यानी कुल मिला के यहाँ पर यह बात कही गई है कि विकेंद्रीकरण से भी हम देख सकते हैं कि विकेंद्रीकरण से भी हमें फायदा मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि विकेंद्रीकरण से नहीं मिलेगा, और इसका उदाहरण हमने केरल के रूप में देखा था। आगे हम बात करते हैं, निजी और प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे भी हमने किस किस तरीके से क्या क्या देखे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मिले जुले मॉडल की आलोचना से दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों खेपों में आलोचना हुई थी। उनका कहना था कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी है और न ही निजी क्षेत्र को बढ़ाकर कई बढ़ावा के लिए कोई उपाय दिए गए हैं। विशाल सार्वजनिक क्षेत्र ताकतवर निहित स्वार्थों पर खड़ा हो गया था। अन्य जो हितों में निवेश और लाइसेंस परमिट प्रणाली पर खड़ी करके निजी पूंजी की राह में रोड़े अटकाए गए थे। यानी वो कहते थे कि परमिट लेना पड़ता था, जैसे किसी ने बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए परमिट या लाइसेंस लेना पड़ता था। तो जो दक्षिणपंथी थे उन्होंने कहा कि हमारे बीच में जानबूझ के रोड़े अटकाए जा रहे हैं, और सरकार ने ऐसी चीज़ों के आयात पर बाधा आयात की है जो घरेलू बाजार में बनाया जा सकता है। ऐसी चीज़ों में उत्पादन के लिए उन्होंने क्या किया,
एक तरह से प्रतिस्पर्धा विहीन कर दिया था। यानी जो दक्षिणपंथी लोग थे उनका कहना था कि आयात पे उन्होंने इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया और खुद ही बना रहे, तो उसमें प्रतिस्पर्धा ही नहीं रहेगी। जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी तब तक क्वालिटी अच्छी कैसे होगी। इस तरीके से हम देखते हैं कि इस हड़बड़ी में जो उत्पादों की गुणवत्ता होगी उसमें भी कोई सुधार नहीं होगा। सरकार अपने नियंत्रण में जरूरत से ज़्यादा चीज़ें रखी और इससे भ्रष्टाचार और अकुशलता बढ़ी, यानी इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया और अकुशलता भी आ गई। कुछ ऐसे आलोचक भी थे जिन्होंने सोचते थे कि सरकार को जितना उसने करना चाहिए उतना उन्होंने नहीं किया। आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि सरकार की शिक्षा अथवा चिकित्सा के मन से सरकार ने कुछ खास धनराशि खर्च नहीं की। सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्रों पर हस्तक्षेप किया जहां पर निजी क्षेत्र जाने के लिए तैयार नहीं थे। दरअसल अगर हम देखें, सरकार ने इस तरह के निजी क्षेत्रों में मुनाफा कमाने के लिए और अतिरिक्त मंद गरीबी की होनी चाहिए थी, लेकिन राज्य के हस्तक्षेप के फलस्वरूप एक नया मध्यम वर्ग उठ खड़ा हो गया जो बगैर खास जिम्मेदारी की मोटी तनख्वाह लेता था और सुविधाएं भोगता था। इस वर्ग अवधि में गरीब में ज़्यादा कमी नहीं आई और गरीबों की का प्रतिशत कुल संख्या में भले ही कम था लेकिन उनकी संख्या में बढ़ोतरी थी। यानी कह सकते हैं कि उस समय के अंदर यानी सरकार ने ना तो ढंग से गरीबी पे ध्यान दिया और ना ही अगर देखा जाए तो जो बड़ा वर्ग था, जो पूंजीपतियों का वर्ग, उस तरफ ध्यान था। और बीच में से एक नया मध्यम वर्ग आ गया था जिन्हें कोई जवाबदेही नहीं थी। वो बड़ी तनख्वाह लेता था, उसका ना तो विकास में भूमिका थी और ना ही गरीबी दूर करने में भूमिका थी। वे अपने कार्य करते थे, उन्हें कोई लेना देना नहीं था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे बदलाव हुआ था। तो इसका जो हम दूसरा भाग है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी हमें